अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे फेडरल एक्साइज एक्ट 2005। इसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। इसमें पूरा इंट्रोडक्शन करेंगे हम फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 का, और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो पेपर ऑफ पॉइंट के लिहाज से वो भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ये फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 के चैप्टर्स के मुतालिक। इसके 6 चैप्टर्स हैं। इसमें पहले चैप्टर्स का नाम है प्रिलिमिनरी, और इसमें जो हमारे पास सेक्शन है वो सेक्शन 1 से लेकर 2 इसमें हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 2 है हमारे पास लेवी कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ ड्यूटी। इसमें सेक्शन हम डिस्कस करते हैं वो 3 से लेकर 18 तक है। चैप्टर नंबर 3 हमारा रिलेटेड है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज से, ये सेक्शन 19 से 24 तक है। इसी तरह 4 चैप्टर जो है ये सर्चेज, अरेस्ट एंड सीजर से रिलेटेड है। ये सेक्शन नंबर 25 से 28 तक डील करता है। इसी तरह चैप्टर 5 है पावर्स, एडजुडिकेशन एंड अपील्स से रिलेटेड है। इसमें सेक्शन 29 से 39 इंक्लूड है। चैप्टर 6 में सप्लीमेंटल प्रोविजंस है। इसमें सेक्शन 40 से लेकर 48 इंक्लूड है। नेक्स्ट है के सिग्निफिकेंट चेंजेस। फेडरल एक्साइज एक्ट से पहले जो है सेंट्रल एक्साइजेज एक्ट 1944 जो है वो एप्लीकेबल था, ठीक है, नाफज था। तो सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 को चेंज करके उसमें कुछ चेंजेस करने के बाद जो है वो फेडरल एक्साइज एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसमें कुछ जो है इम्पोर्टेंट चेंजेस की गई थी 1944 में। फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 में उसको फिर कन्वर्ट कर दिया गया। जो इम्पोर्टेंट चेंजेस 1944 सेंट्रल एक्साइज एक्ट में की गई थी वो ये हैं, जो कि बहुत ही अहम पार्ट बनती हैं फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 का। इसमें सबसे पहले जो है इम्पोर्टेंस पॉइंट ये है कि जो सेंट्रल एक्साइज एक्ट 2005 था उसमें सेंट्रल वर्ड्स को फेडरल के साथ चेंज कर दिया गया है। इसी तरह जो सिस्टम ऑफ फिजिकल सुपरविजन है उसको ख़त्म कर दिया गया है, बल्कि ये अब जितनी भी क्लियरेंसीज हैं उनको सेल्फ असेस्ड किया गया है अकॉर्डिंग टू फेडरल एक्साइज एक्ट 2005। इसी तरह जो है क्लियरेंस के लिए प्रायर परमिशन की जो एक कंडीशन थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। इसी तरह पेमेंट ऑफ ड्यूटी को मंथली बेसिस पे किया गया है, और ड्यूटीज़ को की क्लियरेंस के लिए जो डेट होगी वो हर मंथ की 15 तारीख को रखा गया है। किसी भी गेट पासेस की ज़रूरत नहीं है क्लियरेंस के लिए फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 के मुताबिक, या फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 में किसी भी गेट पास के लिए क्लियरेंस के लिए किसी भी गेट पास की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह जो है फेडरल एक्साइज एक्ट में डबल जो टैक्सेशन है उसको ख़त्म कर दिया गया है, जो कि सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 में ये चीज़ लागू थी, लेकिन फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 में डबल टैक्सेशन को भी ख़त्म कर दिया गया है। बल्कि एक फैसिलिटी दी गई है कि अब जो है एडजस्टमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी, अगर कोई किसी चीज़ पे इनपुट गुड्स पे अगर हमने पे किए तो वापस उसको एडजस्ट कर सकते हैं या जो है क्लेम कर सकते हैं। कुछ सर्विसेज और चीज़ें जिन पे FAD पेएबल है उसमें VAT जो है अप्लाई होता है, ठीक है। VAT का मतलब है वैल्यू एडिड टैक्स, जो कि सेल टैक्स के मैनर्स में कलेक्ट किया जाता है। तो ये सिग्निफिकेंट चेंजेस है जो कि सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 में कुछ तब्दीलियाँ करने के बाद ये तमाम इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है फेडरल एक्साइज 2005 में इंक्लूड की गई। अब हम इसका पूरा जो है डिटेल में डिस्कस करते हैं कि फेडरल एक्साइज एक्ट क्या है और उसमें कौन कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है ये याद रखने वाला है जी कि जो फेडरल एक्साइज एक्ट का जो पूरा नाम है वो फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 है। इसी तरह फेडरल एक्साइज एक्ट का नफा 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 2005 को हुआ। इसी तरह फेडरल एक्साइज ड्यूटी गुड्स और सर्विसेज दोनों पर आयद होती है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि
जो फेडरल ऑक्साइड ड्यूटी है वो किन किन चीज़ों पर आयद होती है, तो ये गुड्स पे भी होती है और सर्विसेज दोनों पे आयद होती है। फेडरल ऑक्साइड एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल के मुताबिक दर्ज झेल, ठीक है, दर्ज झेल पर फेडरल ऑक्साइड ड्यूटी नाफज होगी। नंबर 1 जो है एशिया जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस की जाए, ऐसी गुड्स जो पाकिस्तान में दरामद की जाए, ऐसी गुड्स जो नॉन टैरिफ एरिया से टैरिफ एरिया में कंजप्शन या सेल के घर से लाई जाएं, ऐसी सर्विस जो पाकिस्तान में प्रोवाइड की जाए उन पे भी जो है फेडरल ऑक्साइड ड्यूटी नाफज होगी। इसी तरह है हमारे पास ऐसी गुड्स जिन पर फेडरल ऑक्साइड ड्यूटी आयद होती है और ड्यूटी एबल गुड्स कहलाती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है कि ड्यूटेबल गुड्स क्या होती हैं। ऐसी गुड्स जिन पर फेडरल ऑक्साइड ड्यूटी आयद होती है या इम्पोज होती है उसको ड्यूटेबल गुड्स कहते हैं। फेडरल ऑक्साइड एक्ट 2005 के नफाज से पहले पाकिस्तान में सेंट्रल ऑक्साइड ड्यूटी 1944 फेडरल ऑक्साइड ड्यूटी एक्ट के मुताबिक चार्ज की जाती थी। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फेडरल ऑक्साइड एक्ट 2005 से पहले जो है ड्यूटी जो अप्लाई की जाती थी वो उसको सेंट्रल ऑक्साइड ड्यूटी के तौर पर चार्ज की जाती थी। नेक्स्ट है फेडरल ऑक्साइड एक्ट के 4 शेड्यूल हैं। नंबर 1 है हमारे पास ये फर्स्ट शेड्यूल जो कि सेक्शन 3 उसके साथ डील करता है, तो उससे ये रिलेट है टू ऑक्साइजेबल गुड्स। सेकंड शेड्यूल ये सेक्शन 7 से रिलेटेड है। ठीक है, ये रिलेट्स टू गुड्स ऑन विच ड्यूटी इज कलेक्टेबल अंडर सेल टैक्स मोड विद इंटाइटलमेंट फॉर एडजस्टमेंट विद सेल टैक्स एंड वाइस वर्सा। ठीक है, कि जो फेडरल ऑक्साइड ड्यूटी जो है सेल टैक्स के मोड में जो चार्ज की जाती है उससे रिलेटेड जितनी भी हमारे पास कंडीशंस हैं वो सेकंड शेड्यूल में हम डिस्कस करते हैं अंडर सेक्शन 7। नेक्स्ट है थर्ड शेड्यूल सेक्शन नंबर 16, इसके साथ हम डील करते हैं। तो इसमें जो इसका टॉपिक्स है जी वो ये रिलेट करता है कंडीशनल एग्जम्पशन से कि किन चीज़ों पे कंडीशनल एग्जम्पशंस हैं। फोर्थ शेड्यूल है सब सेक्शन 5A ऑफ सेक्शन 3। सेक्शन 3 का जो सब सेक्शन 5A है ये रिलेट करता है मिनिमम प्रोडक्शन ऑफ स्टील प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो ये इसके फेडरल ऑक्साइड एक्ट के 4 शेड्यूल हैं, इनके हमने टाइटल भी याद रखने हैं कि ये किससे रिलेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी फर्स्ट शेड्यूल में ड्यूटेबल गुड्स और ड्यूटेबल सर्विस दर्ज हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसी गुड्स और सर्विसेज जिन का नाम फेडरल ऑक्साइड एक्ट में दर्ज है ड्यूटेबल कहलाती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट शेड्यूल में जितनी भी ड्यूटेबल गुड्स या सर्विसेज हैं वो शामिल हैं। तो इन ऐसी गुड्स और सर्विसेज जिनका नाम फेडरल ऑक्साइड एक्ट में शामिल है उनको हम ड्यूटेबल गुड्स कहलाते हैं या ड्यूटेबल गुड्स उनको कहते हैं। ड्यूटेबल गुड्स और ड्यूटेबल सर्विसेज की सप्लाई को जो है वो ड्यूटेबल सप्लाई कहते हैं या ये कहलाती है। नेक्स्ट है फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 में सिर्फ ये बताया गया है कि कौन सी गुड्स पर फेडरल ऑक्साइड ड्यूटी सेल टैक्स मोड में चार्ज की जाएगी। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया कि फेडरल ऑक्साइड एक्ट में ये भी फर्दर क्लियर कर दिया गया कि किन चीज़ों पर जो है फेडरल ऑक्साइड ड्यूटी जो है सेल टैक्स के मोड में चार्ज की जाएगी। यानी उन गुड्स पर फेडरल ऑक्साइड ड्यूटी की कलेक्शन और पेमेंट सेल टैक्स एक्ट 1990 और सेल टैक्स रोड 2006 के तहत होगी। ठीक है, ताहम इन गुड्स पर टैक्स फेडरल ऑक्साइड एक्ट 2005 के पहले शेड्यूल में दिए गए रेट के मुताबिक चार्ज किया जाएगा, क्योंकि ये गुड्स असल में पहले शेड्यूल से ही ताल्लुक़ रखती हैं। बहुत ही यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फेडरल ऑक्साइड एक्ट जो कि चार्ज किया जाता है एज ए सेल टैक्स एक्ट के मोड में। ठीक है, तो उसमें जितनी भी कलेक्शन या पेमेंट सेल टैक्स से रिलेटेड होती हैं वो तमाम सेल टैक्स एक्ट 1919 और सेल टैक्स रूल 2006 के मुताबिक की जाती है। और ये तमाम चीज़ें जो हैं चूँकि इसमें पहले शेड्यूल से ताल्लुक़ रखती है इसलिए उसी के मुताबिक भी उसके रेट्स जो है सेक्शन पहले शेड्यूल में बताए गए हैं शेड्यूल में उसके मुताबिक उन पर रेट चार्ज किया जाता है। फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 के तहत कोई भी पेएबल अमाउंट ड्यूटी कहलाती है। किसी भी चीज़ पर अगर कोई ड्यूटी अप्लाई होती है तो उसको पेएबल कोई भी अमाउंट पेएबल जो है उसको ड्यूटी कहते हैं या ड्यूटी कहलाती है। फेडरल ऑक्साइड एक्ट के तहत चार्ज किया जाने वाला डिफॉल्ट सरचार्ज और
फर्दर ड्यूटी के लिए जनरल वर्ड ड्यूटी ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये फेडरल एक्साइज एक्ट के तहत अगर कोई वर्ड्स इस्तेमाल होता है डिफॉल्ट सरचार्ज का या फर्दर ड्यूटी का, तो इसको आम मीनिंग में जनरल ड्यूटी ही तस्वर किया जाएगा या ड्यूटी के तौर पर उसको हम कंसिडर करेंगे। ड्यूटी ड्यू से मुराद ड्यूटी एबल गुड्स और ड्यूटी एबल सर्विसेज की सप्लाई पर काबिल अदायगी ड्यूटी है। ठीक है, ये जो है ड्यूटी एबल गुड्स और ड्यूटी एबल सर्विसेज पर की सप्लाई पर अगर हम कोई चार्ज कोई जो है पेमेंट करते हैं या कोई पेमेंट पेएबल है तो उसको हम ड्यूटी ड्यू कहते हैं। नॉन टैरिफ एरिया से मुराद जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नॉन टैरिफ एरिया और टैरिफ एरिया ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉन टैरिफ एरिया में शामिल है जी सबसे पहली जो चीज़ है वो जम्मू कश्मीर है, इसी तरह शुमाली इलाका जात और दूसरे ऐसे इलाके जात जिन पर फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 लागू नहीं होगा। तो ऐसे तमाम एरिया जो है ये नॉन टैरिफ एरिया में आते हैं, जिनमें सबसे पहले जो इंक्लूड जम्मू कश्मीर, शुमाली इलाका जात जिनमें गिलगित बल्तिस्तान वगैरह शामिल है। इसी तरह फेडरल एक्साइज एक्ट जहाँ पे जिन इलाकों पे इम्प्लीमेंट नहीं होता उनको नॉन टैरिफ एरिया में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है नॉन टैरिफ एरिया के अलावा तमाम एरिया को टैरिफ एरियाज कहा जाता है। ये बहुत चीज़ जो है याद रखनी है कि नॉन टैरिफ एरिया के अलावा तमाम एरियाज को टैरिफ एरियाज कहा जाता है। फेडरल एक्साइज एक्ट का रेट 15% एड वॉल्यूम है। ठीक है, एड वॉल्यूम का मतलब है अकॉर्डिंग टू वैल्यू। 50% को फेडरल ड्यूटी का जनरल रेट भी कहते हैं कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 15% को क्या कहा जाता है, फेडरल ड्यूटी का जनरल रेट कहते हैं। तब ये जनरल रेट उस वक्त अब एप्लीकेबल होगा जब थर्ड शेड्यूल में दिए गए आइटम शराइत पूरी न होने की वजह से टैक्सेबल हो जाएंगे। सही है, तो जब थर्ड शेड्यूल में दिए गए कुछ आइटम्स हैं जिनमें अगर कोई ऐसी कमी आ जाती है जो टैक्सेबल हो जाएंगी तो उस वक्त उन पे जो है ये 15% का रेट अप्लाई होता है। पहले शेड्यूल में दर्जशुदा गुड्स के साथ इनके रेट्स भी दिए गए हैं और पहले शेड्यूल में दिए गए गुड्स उन्हीं रेट के मुताबिक टैक्सेबल होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया कि पहले शेड्यूल में जितनी भी चीज़ें गुड्स जो डिफाइन किए गए हैं उनमें उनके साथ उनके रेट्स भी दिए गए और उन्हीं के मुताबिक वो टैक्सेबल होंगे। एफपीआर के पास अथॉरिटी है कि वो प्लान मशीनरी वगैरह की प्रोडक्शन कैपेसिटी की बुनियाद पर, ठीक है, ये लफ्ज़ याद रखना, प्रोडक्शन कैपेसिटी की बुनियाद पर भी टैक्स आयद कर सकता है। एफपीआर किसी क्लास ऑफ गुड्स के लिए ड्यूटी की रकम फिक्स भी कर सकता है। फेडरल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो ड्यूटी का रेट बढ़ा और कम कर सकते हैं। ये फेडरल गवर्नमेंट की जो है ये पावर से रिलेटेड है। नेक्स्ट है जी कि अगर एक्साइजेबल गुड्स एंड सर्विसेज उस पर्सन को मुहैया की जाए जो फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 के मुताबिक अनरजिस्टर्ड हो तो फेडरल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो फर्दर ड्यूटी भी चार्ज कर सकती है। इस वक्त फर्दर ड्यूटी का रेट 2% है। ठीक है, इसमें सिंपल ये है कि अगर एक्साइजेबल गुड्स जो है या सर्विसेज किसी ऐसे पर्सन को जो है सप्लाई की जाती हैं जो कोई अनरजिस्टर्ड है तो फेडरल गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो उस पर्सन पे फर्दर ड्यूटी चार्ज करे। ठीक है, तो फर्दर ड्यूटी का जो रेट है वो 2% है। फिलहाल फेडरल ड्यूटी कौन पे करेगा? ठीक है, फेडरल ड्यूटी जो पे करेगा अगर गुड्स पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर की जाए तो मैन्युफैक्चरर अदा करेगा, अगर गुड्स दरामद की जाए तो दरामद कुंदा करेगा। अगर इशा नॉन टैरिफ एरिया से टैरिफ एरिया में लाई जाए तो जो शख्स टैरिफ एरिया में लाएगा वो अदा करेगा। फेडरल ड्यूटी की रिटर्न कौन फाइल करेगा? हर माह रजिस्टर्ड पर्सन मुकर्रर तारीख के अंदर ट्रू और करेक्ट रिटर्न फाइल करेगा। मजीद रजिस्टर्ड पर्सन मखसूस फॉर्म में और एफपीआर की तरफ से मुकर्रर करदा तरीक़ेकार के मुताबिक जो है अपनी रिटर्न फाइल करेगा। ये इसका तरीका बताया गया कि रिटर्न कौन फाइल कर सकता है या कौन करेगा। नेक्स्ट है कि अगर किसी माह में ड्यूटी का रेट तब्दील हो जाए तो तब्दीली से पहले और तब्दीली के बाद अलग-अलग रिटर्न फाइल की जाएगी। रजिस्टर्ड पर्सन से रिटर्न में अगर कोई गलती हो जाए तो वो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू की अप्रूवल से 120 दिनों के अंदर रिवाइज रिटर्न जमा करवा सकता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जी।
बोर्ड के पास अथॉरिटी है कि वो कंपोजिट रिटर्न भी प्रिस्क्राइब कर सकता है कि एक से ज़्यादा जो है वो रिटर्न को इंट्रोड्यूस करवा सकता है, ये बोर्ड के पास अथॉरिटी है। इस वक्त FED फेडरल एक्साइज ड्यूटी और सेल टैक्स की इकट्ठी रिटर्न STR फॉर्म नंबर 7 में जमा करवाई जाती है, तब इसके पेमेंट चलन मुख्तलिफ है। ठीक है जी, ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है। ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होते हैं? ठीक है, ड्यूटी ड्रॉबैक्स का मतलब ये है कि ज़ीरो रेटेड सप्लाई की वजह से जो ड्यूटी अदा की गई है इसका टैक्स पेयर को वापस मिलना जो है ये ड्यूटी ड्रॉबैक्स कहलाता है। तो ये ड्यूटी ड्रॉबैक्स की एक डेफिनेशन बताएगी कि ये होती क्या है कि अगर टैक्स पेयर को ज़ीरो रेटेड सप्लाई पर जो ड्यूटी उसने चार्ज की है या जो पे की है अगर उसको वापस मिलती है तो उसको ड्यूटी ड्रॉबैक कहते हैं। FPR के पास अथॉरिटी है कि वो किसी भी पोर्ट या इलाके को एक्सपोर्ट की गई गुड्स पर ड्रॉबैक ऑफ ड्यूटी को प्रोहिबिटेड कर सकता है। अगर प्रोहिबिटेड एरिया और प्रोहिबिटेड मुल्क को सप्लाई दी जाए तो इस पर ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। ये जी इम्पोर्टेंट पॉइंट एक डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट है एप्लीकेबल रेट ऑफ ड्यूटी। सेल टैक्स की तरह फेडरल एक्साइज ड्यूटी के रेट्स और वैल्यू कुछ यूं होंगे। ड्यूटी के लिए गुड्स और सर्विसेज की उस तारीख की वैल्यू और रेट लिया जाएगा उस तारीख का रेट जिस दिन ये एक्सपोर्ट की जाएगी। ठीक है, जिस दिन कोई चीज़ एक्सपोर्ट की जाएगी उसी के मुताबिक उसका रेट ऑफ ड्यूटी एप्लीकेबल होगा उस चीज़ पे। उस तारीख का रेट जिस दिन ये होम कंजप्शन में लाई जाए या जिस दिन उनकी सप्लाई दी जाए, उस तारीख का रेट जिस दिन ये नॉन टैरिफ एरिया से टैरिफ एरिया में ले जाए। फेडरल एक्साइज ड्यूटी इनलैंड रेवेन्यू टैक्स है। नेक्स्ट है फेडरल एक्साइज ड्यूटी में अपील कमीशन अपील और अपीलेट ट्रिब्यूनल को की जाएगी, इससे पहले ये कलेक्टर को की जाती थी। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये एक डिफरेंस बताया गया है कि इससे पहले फेडरल एक्साइज ड्यूटी में जो अपील होती थी वो अपील कमीशन इंग्लैंड और अपीलेट ट्रिब्यूनल को अब की जाएगी, इससे पहले जबकि कलेक्टर को की जाती थी। सेल टैक्स एक्ट और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अथॉरिटी से एक ही हैं, तब इन लॉज के मुख्तलिफ सेक्शंस के तहत FPR को अपॉइंटमेंट की अथॉरिटी दी गई है। अब इन लॉज के मुताबिक जो अथॉरिटी भी अपॉइंट होगी ये इन रेवेन्यू की अथॉरिटी कहलाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये भी, तो इसको हमने ज़रूरी याद रखना है। This is end of video. Thanks for watching. For any query you can comments. For further videos please visit my channel Academia Learning and Facebook page Academia Learning Online. Allah Hafiz.